नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दीवानगी की हद कहानी जो है उसका नेक्स्ट एपिसोड यानी एपिसोड 5 अपलोड कर रहे हैं। एपिसोड 4 में हमने देखा है कि जो राहत होती है उसको वंश बहुत ज़्यादा परेशान करता है। राहत उससे छुटकारा पाने के लिए हॉस्टल से जो कॉलेज है उससे अपने अकेले ही आ जाती है। लेकिन ये बात तो वंश को अच्छी नहीं लगती है, उसे बहुत गुस्सा आता है और वह उसका पनिशमेंट उसको देना चाहता है। जैसे ही राहत कॉलेज में आती है उसे पता चलता है कि जो लड़का था जो उसे बचाना चाहता था वंश से, उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। उसको बहुत बुरा लगता है, वह उसको देखने के लिए जाती है। वंश वैसे भी नाराज़ होता है और वह जैसे ही वहाँ पर उसको आंसू निकालते हुए देखता है राहत को, तो वह क्या करता है, हाथ से उसकी कलाई को पकड़ लेता है, उसे लाइब्रेरी में ले आता है और उसके बाद वह उसके पनिशमेंट देने के लिए, क्योंकि वह एक तो अकेले चली आई थी, दूसरे उस लड़के के लिए आंसू बहा रही क्योंकि वह उसका कोई नहीं है। वह कहता है कि जो भी हूँ मैं ही तुम्हारा हूँ। उसे पनिशमेंट देने के लिए उसके कंधे पे बहुत कस के काट लेता है। काटने के बाद वह उससे कहता है कि अगर आपने आगे से मेरी बातों को इग्नोर किया तो मैं इससे भी ज़्यादा पनिशमेंट दूंगा। उसके बाद वह अपार्टमेंट में जाती है। राहत अपार्टमेंट में जाती है, वहाँ पर भी अंशु उसको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। आपको अगर डिटेल से चाहिए तो आप जाकर के हमारे वीडियो में जाकर के एपिसोड 4 देख सकते हैं। आज हम एपिसोड 5 को सुनाएंगे। एपिसोड 5 में वंश उस बिट मार्क पर लिंक करते हुए अपनी ठंडी आवाज़ में राहत के काम में, नेक्स्ट टाइम अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इससे भी बुरा पनिशमेंट मिल सकता है तुम्हें कैंडी, तो अंदाज़ा तो मेरी बातों को इग्नोर मत करना। ऐसा कहते हुए वंश उसके बालों को सहलाते हुए वहाँ से चला जाता है। वही राहत अपनी कलाइयों को देखने लगती है जिस पर वंश के अंगुलियों के निशान थे, जो पूरी तरह से नीले हो चुके थे। ऊपर की उसकी गर्दन में बहुत से दर्द हो रहा था जहाँ पर उसने कट किया था। वह वहीं पर बैठकर अपने घुटनों पर अपने चेहरे को छुपा कर रोने लगती है। करीब 5 मिनट के बाद राहत को जैसे जैसे शांत करते हुए, अपने आंसू को पोंछते हुए, राहत तो शांत होना होगा। तुझे कुछ भी करके इस मिस्टर कैपी से कहीं दूर जाना होगा। पता नहीं यह शख्स मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहा है, पर कहाँ जाऊँ? कॉलेज में तो यह मुझे छोड़ेगा नहीं। आज तो यह इतना क्रेपी बन गया, पता नहीं आगे क्या करेगा। इसके बारे में आरिश को भी कुछ नहीं बता सकती, खामा वह परेशान हो जाएगी। और यह शख्स भी पता नहीं कैसा है, क्या पता क्या कर देगा। वैसे भी बहुत खतरनाक लग रहा है। कहते कहते राहत खुद को जैसे तैसे करके नॉर्मल कर वहाँ से अपने आंसुओं को पोंछकर सिंग रूम में से बने बाथरूम में चली जाती है। खुद को अच्छे से फ्रेश करने के बाद बाहर आती है। वह चारों तरफ देखती है। जब उसे वंश नहीं दिखता है तो वह जल्दी से अपने क्लासरूम में चली जाती है। उसे पहले से ही देरी हो चुकी थी। अब पता नहीं क्लास टीचर उसके साथ क्या करेगी, यही सोचकर वहाँ भागने लगती है। राहत जब क्लासरूम के सामने खड़ी हो जाती है तो गहरी सांस लेकर पहले वह क्लासरूम में देखती है तो प्रोफेसर जो अपने हाथों में बुक लिए पढ़ा रहे हैं। यह देखकर राहत पूरी तरह से डर जाती है। फिर भी वह बड़ी हिम्मत कर अपना हाथ आगे करके अपनी शांत आवाज़ में, सर मैं आई कम इन सर इन। राहत को शांत आवाज़ सुनकर सर की तरफ देखने लगते हैं। राहत को देखकर कुछ सोचते हुए अपना सर हाँ में हिलाकर उसे अंदर आने का इशारा करते हैं। राहत जैसे ही अंदर जाती है तो सारे स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह प्रोफेसर कभी भी किसी भी स्टूडेंट को 5 मिनट भी देर हो जाने पर फिर भी अंदर नहीं आने देता है। यह तो पूरे राहत 10 मिनट लेट हो चुकी थी, तो सभी के लिए यह हैरानी वाली बात थी। पर कोई भी नहीं कहता क्योंकि सर के सामने थे तो और सब प्रोफेसर को अच्छा से जानते थे कि वो कैसे हैं। वही राहत बिना कुछ बोले सीधा अपना टास्क पर आकर बैठ जाती है और बुक लेती है, जिससे आरिज उससे कोई बात या कोई सवाल ना करे। वही आरिज भी यही करती है, क्योंकि राहत ने अपने हाथों में बुक ली थी इसीलिए वह कुछ भी नहीं कहती है और सामने प्रोफेसर की तरफ ध्यान से देखने लगती है। तभी करीब पूरे लेक्चर ख़त्म होने के बाद राहत आरिश को देखकर मुस्कुराते हुए, आरिश तुम यहाँ से अकेली घर चली जाओगी, ऑटो से चली जाओगी? वैसे भी बस मुझे
मिलेगी नहीं। आरिज राहत की बात सुनकर मुस्कुराते हुए, इसमें परेशानी नहीं है, मेरा भाई आने वाला है, वैसे भी वह तुम्हें छोड़ देगा। यह सुनते ही राहत वंश की बातें याद करने लगती। वह जल्दी से अपना सर ना में हिलाते हो, आरिज मैंने कहा ना मैं अकेली चली जाऊंगी, तुम चली जाओ। इतना कहकर आरिज की बात बिना सुने वहाँ से चली जाती है। वह थोड़ी देर दूरी पर आकर रोने लगती है, क्योंकि आज पहली बार वह इसे आरिज से बात कर रही थी, जो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पर उसके पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। वही आरिज राहत की पीठ देखते हुए, आखिर इसे हुआ क्या है, यह बड़ी अजीब बिहेवियर क्यों कर रही है, कुछ तो है जो बता नहीं रही है, कल से पूछ लूँगी। जब तक आरिज का भाई अपनी कार लेकर आ जाता है तो आरिज कार में बैठ जाती है। आरिज का भाई विद्युत आरिज को देखते हुए, आरिज क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों उदास हो, सब कुछ ठीक तो है। आरिज अपनी और राहत के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर विद्युत उसे शांत करते हुए, तुम कल अपने दोस्त से बात कर लेना, क्या पता वह कोई परेशानी में होगी। इस पर आरिज अपना सर हाँ में हिलाते हुए वह कुछ सोचने लगती है। उसने राहत के गर्दन पर कुछ तो निशान देखा था। वह उस निशान को याद करते हुए आरिज अपने मन में, आखिर क्या हुआ है राहत के साथ, ऐसे क्यों राहत अजीब सा बिहेवियर कर रही है। और वह निशान ऊपर से उसकी आंखें भी लाल थी, जैसे कुछ हुआ हो, कुछ तो है, पता लगाना पड़ेगा कि आखिर क्या हुआ है उसके साथ। वैसे भी वह पर अकेली रहती है और उसका यहाँ पर कोई है भी नहीं, मुझे ही उसकी मदद करनी पड़ेगी। कहते कहते आरिज एक गहरी सांस लेकर बाहर देखने लगती है। उसके मन में सिर्फ वह राहत का ही ख्याल है। तभी वहीं राहत अपनी बैग की डोर के कस कर पकड़कर वंश का इंतजार कर रही थी। इस समय उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। वही वंश अपनी बाइक राहत के सामने करता है तो राहत बिना देर किए उसके पीछे आकर बैठ जाती है। वह अपने हाथ जैसे ही पीछे लेने वाली थी, वैसे ही वंश उसके हाथों को अपनी कमर पर रखकर अपनी ठंडी आवाज़ में, अब से तुम्हारे हाथ मुझे यही चाहिए, ऐसा कहता है। इतना कहकर वंश राहत के हाथों को छोड़कर बाइक स्टार्ट करता है और बिना कुछ बोले वहाँ दोनों रास्ते पर चले जाते हैं। खुली हवा को महसूस करके राहत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बल्कि उसे घुटन सी महसूस हो रही थी। और उस घुटन की वजह सिर्फ वंश है, जिसके साथ वह बिल्कुल भी बाइक पर बैठना नहीं चाहता है, पर फिर भी न चाहते हुए भी उसे बैठना पड़ रहा है। वही वंश अपार्टमेंट के सामने बाइक रोक देता है तो राहत जाने ही वाली थी कि वंश उसका हाथ पकड़कर उसके हाथों में अपनी बैग को रख कर अपने हेलमेट की कांच ऊपर करके उसकी आंखों में देखकर ठंडी आवाज़ में, रात को कुछ ऐसा खाना बनाना जिससे मेरी भूख शांत हो जाए, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा और मुझे खाना तुम्हारे ही हाथ का चाहिए कैंडी, ऐसा कहता है। इतना कहकर वंश राहत के गालों को थपथपाते हुए वहाँ से अपनी बाइक स्टार्ट करके निकल जाता है। वही राहत उसे पीछे से जाते हुए देखकर वही अपने मन में ही, काश मैं इसको जान लेती तो अच्छा होता, वह तो मैं कर ही नहीं सकती, पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेगा। कहते कहते राहत वहाँ से चली जाती है। वही वंश अपनी बाइक लिए एक बड़े से विला के सामने आकर रोक देता है। वह अपनी बाइक की को गोल गोल घुमाते हुए, सीटी बजाते हुए अंदर की ओर चला जाता है। वही सारे गार्ड्स उसे देखकर अपने कदम पीछे लेकर अपना सर झुका लेते हैं, क्योंकि वह विला और किसी का नहीं, वंश के डैड तेजपाल का है। वही वंश बिना किसी पर ध्यान दिए एक सोफे पर एक के ऊपर दूसरा पैर रखकर अपनी बाइक की चाबी को गोल गोल घुमाते हुए सामने वाले शख्स को देखता है। वही सामने वाला शख्स मतलब तेजपाल वंश को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी खुशी नहीं रही थी, क्योंकि वह अपने बेटे को देख रहा था। वही एक्सप्रेशन रेस के बीते समय चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट मौजूद थी। वही वंश एक चाबी को अपने कान में डाले अपने कान की गंदगी को साफ करते हुए अलसाई आवाज़ में, अब बताओ भी गे
वी, यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया है? मेरे पास टाइम गंवाने का कोई वक्त नहीं है। वंश को ऐसा बिहेवियर और उसकी ऐसी हरकतें करते हुए देखकर तेजपाल बहुत गुस्से में आ जाता है। वह अपनी आंखें छोटी कर, सामने तुम्हारा बाप है, कोई ऐरा गैरा नहीं जो तुम मुझ पर ऐसी बातें कर रहे हो। वंश जमाई लेते हुए बड़े आराम के साथ, नाउ समथिंग न्यू, क्यों बुरी बातें बताकर मेरा मूड खराब कर रहे हो? जो है वह बताओ जल्दी से। तेजपाल चिल्लाकर वंश। तभी वंश अपनी गर्दन टेढ़ी करके अपनी ठंडी आवाज़ में, अपनी आवाज़ नीचे करिए, मुझे मेरी आवाज़ के ऊपर और किसी की आवाज़ पसंद नहीं है। वंश की आवाज़ सुनकर तेजपाल कुछ कहने वाला ही था कि तभी रवि वहाँ आ जाता है। रवि तेजपाल को शांत करते हुए, बॉस शांत हो जाइए, इससे मैटर और भी ख़राब हो सकता है। तेजपाल गुस्से में एक नज़र अभी भी देखता है जो उसे शांत करने में लगा था। फिर तेजपाल अपने बेटे को देखकर चेहरे पर शांत एक्सप्रेस लगाकर, जो हुआ उसे हम बोलकर एक नई शुरुआत करेंगे। 2 दिन बाद मेरी शादी है और तुम्हें मेरी शादी में आना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग मुझे पर हंसें कि मेरी ही शादी में मेरा बेटा नहीं है। तो जितना हो सके उतनी जल्दी तुम मेरी शादी में आ जाओ। वंश तेजपाल की बात सुनकर गोलू की तरफ पागलों जैसा हंसते हुए, बुढ़ापे में जवानी? नहीं नहीं नहीं, क्या कह दिया मैंने? आपकी कौन से नंबर वाली शादी हो सकती है? अच्छा नहीं नहीं, उसे मारकर तो 1 साल हो चुके हैं, मतलब यह 7 आने वाली है। आप कभी तो शांति से रहिए, नहीं तो पाप लगेगा। कहते ना कर्मा कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता, जो दोगे वही पाओगे। और वैसे भी आपको क्या लगता है कि मैं आपकी वजह स्टूपिड मैरिड में आ जाऊंगा, या भी आपका प्यारा बेटा बनकर, जैसे सभी बनते हैं? सब में और मुझ में फ़र्क है। सब अपनी प्रॉपर्टी के लिए पीछे हैं, पर मुझे जो चाहिए वह मैं पा ही रहा हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। फिर अपनी जगह से खड़ा होकर अपने पॉकेट सही करते हुए, अगर कुछ भी ना हो कहने के लिए तो मुझे ना ही बुलाओ, तो ही तुम्हारे लिए अच्छा है। वैसे भी ऐसे फालतू कामों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तो अच्छा यही होगा कि तुम अपनी शादी की तैयारी करो, उसके बाद की तैयारी मैं खुद कर लूँगा। कहते कहते वंश मुस्कराते हुए वहाँ से गुनगुना कर चला जाता है। वहीं पीछे से तेजपाल चिल्ला रहा था। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वंश दरवाजे पर रुककर एक बॉडीगार्ड की तरफ देखते, अपनी गर्दन टेढ़ी कर बुरा सा मुंह बनाकर, बहुत आवाज़ आ रही है ना? तुम्हें मन नहीं करता है इस आवाज़ को बंद करने की? हाथों को रिवॉल्वर है और उसके पास कुछ भी नहीं, तो मौका भी अच्छा है, करके भी देख लो। वैसे भी पापी के भागी तो हो तुम, बन चुके हो, तो थोड़ा सा पुण्य का काम करो। क्या पता तुम्हारा वह भगवान तुम्हें स्वर्ग में छोड़ेगा। पर अगर इस पापी के साथ तुम लोग भी हेल में आ गए तो? कहते हुए वंश उस बॉडीगार्ड के कंधों को थपथपाता और अजीब सी मुस्कुराहट लिए वहाँ से चला जाता है। वहीं पर वह बॉडीगार्ड के पसीने छूट जाते हैं और उन्हीं के साइड में जितने भी लोग हैं उसी की हालत कुछ अलग नहीं थी। सबको अब डर सा लगने लगा था। सभी अपना चेहरा नीचे कर लेते हैं। वही वंश अपने बॉडीगार्ड के चेहरे को देखकर मुस्कुराने लगता है। वह अपनी बाइक को स्टार्ट करके वहाँ से चला जाता है। वंश एक विला या एक घर ना ही एक बड़ा था ना ही यह छोटा था, बिल्कुल परफेक्ट, पूरी तरह से लकड़ी से बना हुआ था। बाहर एक बड़ा सा गार्ड, जिस फूल और वही बहुत सारी सब्जियां लगी हुई थी गार्डन में। वह फूलों को देखकर एक गहरी सांस लेकर अपनी गर्दन टेढ़ी कर अपने मन में, वहीं से सोचो इस दिमाग में इतना कचरा भर कैसे गया? कचरा तो इसे घर में ही है, कहते हुए वंश गुनगुनाकर उस विला के अंदर चला जाता है। जैसे ही उस विला के डोर के सामने खड़ा होता है तो वह डोर बजने लगता है, जिससे 10 सेकेंड के बाद एक आदमी, जिसने शीघ्र करीब 35 साल तक हो चुकी होगी उम्र, वो आदमी वंश को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, जी आपको, क्या मैं आपको जानता हूँ? वंश गर्दन अपने एक हाथ को खुजलाते हुए उस आदमी को
धक्का मारकर उसके घर के अंदर आकर, अम्मा मैं तो तुम्हें नहीं जानता, पर हाँ तुम मुझे जानते हो, पर आधे अधूरे, कहते हुए वंश सोफे पर एक के ऊपर दूसरा पैर रखकर बैठ जाता है, जिससे वो आदमी गुस्से में वंश को देखते हुए, मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप हैं कौन और ऐसे मेरे घर के अंदर कैसे? तभी वंश उस आदमी के मुंह पर एक बुक को मारते हुए, यह बुक तुमने ही लिखी है? आदमी अपना सर हिलाकर उस बुक के कवर को देखता हुआ, जिस पर द ब्लैक नाइट लिखा हुआ था, वह न समझी में, हाँ यह किताब मैंने ही लिखी है। क्या हुआ? वंश अपना सर सोफे पर रखकर अपनी गर्दन को टेढ़ी कर उस आदमी को अजीब नज़र से देखते हुए, डू यू नो अबाउट द ब्लैक नाइट? वंश इस सवाल को सुनकर वह आदमी एक पल के लिए शांत हो जाता है, दूसरे ही पल अपने चेहरे पर एक शांत हाव भाव लाकर, मतलब मैं जानता हूँ नाइट को, इसी वजह से मैंने उसके ऊपर किताब लिखी है ना। आप ऐसे किसी के बारे में कैसे बात कर सकते हो? वंश जोर जोर से हंसते हुए, क्या बात है, इसका मतलब तुम उसके बारे में सब कुछ जानते हो, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या करता है, यहाँ तक कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में भी तुमने लिख दिया है। और एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि वो पागल है जो लोगों की नीली आंखें निकाल रहा है, या सुनते हुए आदमी अपनी जगह पर ही सुन्न हो जाता है। उसके पास इसका जवाब नहीं था, तो वही वंश अपने हाथों में एक चाकू लिए उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए शब्द आवाज में, कुछ न पता हो, पर अपनी इस किताब को बेचने के लिए और खुद को एक अच्छा राइटर साबित करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, मतलब कोई कुछ भी कहे, पर तुम ब्लैक नाइट के बारे में लिख रहे होगे। वही आदमी वंश की बातों से डर जाता है, वह अपने कदम पीछे की ओर ले जाते हुए डरी हुई आवाज में, तुम क्या कर रहे हो? तुम कौन से जानते हो? क्या तुम जानते हो वो कौन है? तभी उस आदमी की चीख सुनाई देती है, क्योंकि वंश ने अपने कंधे में अपना चाकू को घुसा दिया है। अब वह आदमी की गहरी काली आंखों में देखते हुए, सही कहा, उसे बहुत करीब से जानता हूँ, और तुम भी उसे जानते हो, क्योंकि आई एम नाइट, ब्लैक नाइट, जो अंधेरे का वेदांत बादशाह है, जिसकी अंधेरे से ही शुरुआत होती है और अंधेरे में ही ख़त्म हो जाती है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें लिखना था, कहानी लिख लेते, पर तुमने किसी भी लड़की को मेरी ज़िंदगी में आने के कैसे दिया? मेरी ज़िंदगी में सिर्फ कैंडी ही रह सकती है। फिर उस आदमी को ज़मीन पर फेंकते हुए उसकी पीठ पर अपना पैर रखकर अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा लिए छोटे बच्चों की तरह मासूम आवाज़ निकालकर, सॉरी, गलती तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से कैंडी को लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई है। अब तुम ही बताओ, कैसे मेरी कैंडी को बताऊं कि वह उसके सिवा नाइट के दिल में कोई और नहीं आ सकता, क्योंकि वह मेरा प्यार नहीं है। कहते कहते वंश उस आदमी के कंधे को, जहाँ पर उसने चाकू डाला हुआ था, वहाँ पर पैर से दबाने लगता है, जिससे वह आदमी दर्द से चिल्लाने लगता है। वह पागलों की तरह जमीन पर अपने हाथ पैर मारने लगता है। उसका एक हाथ काम करने कर नहीं रहा था, दूसरी तरफ उसका पैर, जिसे वह हिलाने की कोशिश कर रहा था, उस पर वंश ने टेबल फेंका हुआ था, जिससे उस आदमी के पैर पर टेबल गिरा हुआ था, जिससे वह अपने पैर भी नहीं हिला पा रहा था। वंश उस आदमी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अपना पैर वहाँ से हटाकर उसके बालों को पकड़कर उसके चेहरे के ऊपर करते हुए, डोंट वरी राइटर जी, तुम्हारा ये हाथ तो मैं तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। आखिर तुम्हें मेरी असली कहानी तो लिखनी है, उसके बाद ही मेरी कैंडी को मेरी सच्चाई पता चले, और तब देखिए कि मेरी कैंडी को मैं कितना पसंद आता हूँ। तभी दरवाज़ा खुलता है, जिससे वह आदमी मदद के लिए चिल्लाने लगता है, तो वहीं वंश के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं नज़र आता है। वह बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ सामने देखने लगता है। उस आदमी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वंश उसके बालों को कस के पकड़कर उसे खींचते हुए अपने होंठों पर अंगुली रखकर अपनी ठंडी आवाज़ में, तुम ऐसा गला फाड़कर चिल्लाने से क्या तुम्हारी मदद करेगा कोई? जिसके पास तुम मदद की भीख मांगने जा रहे हो, वह मेरा ही आदमी है।
अब जाओ और ज़ोर से चिल्लाओ, पर याद रखना मुझे चिल्लाने की आवाज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वंश की आवाज़ सुनकर वो आदमी ज़ोर से रोते हुए, देखिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सारी बुक बंद कर दूंगा, यहाँ से कहीं और चला जाऊंगा जिससे आपको मेरी शक्ल भी ना देखने को मिलेगी। प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। वंश उस आदमी की आवाज़ सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। वहाँ सामने से आते हुए उस आदमी की तरफ देखकर, भस्मा देख रहे हो कैसे यह मुझसे भीख मांग रहा है? इसे ऐसा देखकर मेरे दिल को इतना सुकून मिल रहा है कि मन कर रहा है कि अभी इसकी मैं जान ले लूं, पर अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि एक काम जो करना है। भस्मा बॉस की बात सुनकर कुछ नहीं कहता है, वह अब बस अपना सर हिला देता है। तो वंश अपनी गर्दन टेढ़ी करके, जितनी भी किताबें यहाँ पर हैं उन सभी को यहाँ पर लाओ। भस्मा मैं अपना सिर हिलाकर वहाँ खड़े जितने भी आदमी थे उन सभी को काम पर लगा देता है। कुछ देर बाद सभी किताबों का ढेर लग जाता है वंश के सामने। वही वंश सभी किताबों को देखकर अपनी गर्दन टेढ़ी करके अपने पॉकेट से लाइटर निकालकर उसे जलाते हुए, सुना है एक राइटर के लिए उसकी बुक बहुत कीमती होती है, उसके दिल में बेहद नज़दीक होती हैं, पर क्या होगा अगर वही बुक उसके सामने जला दी जाए तो? कहते कहते वंश अपने लाइटर से उस बुक में फेंक देता है, जिससे आग के कारण वहाँ पर सारी किताबें एक एक करके जलने लगती हैं। और वहीं वह राइटर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है क्योंकि उसकी बरसों की मेहनत को वंश उसके सामने ही जला रहा था, जिससे वह पूरी तरह से टूट जाता है और पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। वही वंश आदमी के चिल्लाने से उसके नज़दीक आकर उसे सूझ से उसकी चिन्ह को ऊपर करके एक हाथ तो छोड़ा। मतलब यह नहीं कि तुम जिंदा हो, तुम्हें बस मेरे हाथों की कठपुतली बनना है। कल तक तुम मेरे सामने एक कहानी आ जाए वो लिखकर पूरी दुनिया के सामने लाना है। उस कहानी का हर पन्ना मुझसे जुड़ा होना चाहिए, मेरी हकीकत के बारे में, आखिर सभी को पता चले कि हु इज़ द ब्लैक नाइट। कहते हुए जोर जोर से हंसते हुए वंश चला जाता है। वही भस्मा भी वंश के पीछे चला जाता है। वहीं पर राइटर वहीं लेटे अपनी किताबों को जलते हुए देख रहा है। उसके आंखों से पानी की धारा बहने लगती है। तभी वहाँ पर जो दो बॉडीगार्ड भस्मा ने रखे थे, वह उस राइटर को सोफे पर ऐसे ही लिटा देते हैं और उन किताबों के ऊपर पानी डाल देते हैं और बिना उस राइटर की तरफ देखे वहाँ से चले जाते हैं। वही वंश बाहर आते ही भस्मा अपना सर झुका लेता है और अपनी शांत आवाज़ में, नाइट, आपसे माफिया सन मिस्टर फ्लिक्स मार्क आपसे मिलना चाहते हैं। वंश उसे सोचते हुए गहरी सांस लेकर, टुमारो 9 PM नाइट कैसीनो, इतना कहकर वंश अपनी बाइक स्टार्ट करके वहाँ से चला जाता है। वही भस्मा से पीछे से जाते हुए देख रहा था। वह अपने हाथों से देखता है जो पसीने में पूरी तरह भीग चुका है, जिसे देखकर वह एक गहरी सांस लेता है। अपने दोनों बॉडीगार्ड को देखता है तो वह दोनों अपना सर हिला देते हैं। कुछ देर बाद सारे ब्लैक कलर की कारें वहाँ से चली जाती हैं। वही राहत के अपार्टमेंट में राहत खाना बनाने में लग रही है। इस समय उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वह बाहर से मंगा सकती है, क्योंकि अगर बाहर से उसने मंगा दिया तो पक्का उस पर मिस्टर क्रेपी उसे छोड़ेगा नहीं। इसी वजह से वह जैसे तैसे करके खाना बनाने में लग जाती है। यही सोचकर आज जैसे तैसे करके खाना तैयार कर देती है और वहीं भी डाइनिंग टेबल पर रख देती है। वह घड़ी में टाइम देखती है तो 8:30 बज चुके हैं, जिसे देखकर वह अपना सर हिलाती है और अपने मोबाइल को देखने लगती है। तभी उसे कॉल आ जाता है। कॉलर आईडी पर अपने घर का नाम देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। राहत मुस्कुराते हुए, अप्पा आपको अब याद आई मेरी, आप बहुत बुरे हो, आप अपनी राहत बेटी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी है।
सामने से रघुवीर राहत की आवाज़ सुनकर एक गहरी सांस लेता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह आप से एक कान को पकड़कर छोटे बच्चों की तरह आवाज़ निकालकर, क्या करूं राहत राही, आपके अब्बा ना बहुत बड़े काम में फंस चुके हैं। आपको पता है, आपके अब्बा ने 10 बच्चों की जान बचाई है इन 2 दिनों में। तो इसी वजह से आपके अब्बा को अपनी राही से बात करने का वक्त नहीं मिला। यह सुनते ही राहत रोने से आवाज़ में, अब्बा काम, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे पता नहीं था कि मेरे अब्बा इतना सारा काम था। राहत की रोवानी आवाज़ सुनकर रघुवीर राहत को शांत करते हुए, मेरा राही बेटा रोने लगा। आपको पता है ना, मुझे आपकी राही की आंखों में एक भी आंसू पसंद नहीं है। तो क्यों मेरी राही रो रही है? और वैसे भी मुझे पता है मेरी राही बेटा को कैसा इस बारे में पता होगा। वह तो अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से बिजी होगी। यह सब छोड़ो, यह बताओ कि तुम कैसी हो? अपने अब्बा की याद आती है कि नहीं आपको? राहत बड़ी मासूमियत से, आप अपनी बहुत याद आती है, काश आप मेरे साथ होते ना तो और भी मज़ा आता। कहते कहते राहत के आंखों से आंसू आने लगते हैं। जितने ही वह जल्दी से पूछ लेती है। रघुवीर राहत की आवाज़ से समझ चुके थे कि राहत रो रही है। उसके भी आंसू आ जाते हैं। वह मोबाइल को प्रगति के हाथ में देकर वहीं सोफे पर बैठ जाते हैं। वही प्रगति अपने हाथों में मोबाइल लेकर बड़े प्यार से, मेरी राही बेटी रो रही है। आपको पता है ना कि आपके अब्बा को आपके आंखों में आंसू पसंद नहीं है। वैसे बेटा, बस कुछ दिनों की बात है ना, फिर मैं और आपके अब्बा वहाँ पर आने वाले हैं। इस पर राहत अपने आंसुओं को पोंछती हुई, अम्मा आपको पता है ना, मुझे आपकी बहुत याद आती है। सच्चा आने वाले हैं, आपकी राही आपका इंतजार कर रही है, ऐसे कहती है। प्रगति जी एक गहरी सांस लेकर बड़े प्यार से मुस्कराकर राहत को समझाते हुए, बेटा अपने अब्बा को यहाँ पर बहुत सारा काम है। आप तो जानते हो ना, हॉस्पिटल में पेशेंट बढ़ते ही जा रहे हैं और अब तो एक कंडक्टर साइड में एक बड़ा सा हादसा हुआ है जिससे बहुत सारे लोग मरे हैं। पर आपके अब्बा ने बहुत मेहनत की, 2 दिन में 10 बच्चों को नई ज़िंदगी दी है और आपसे कहा है हम बस कुछ ही दिनों में अपनी राही से मिलने जरूर आएंगे। यह सुनकर राहत अपनी आंखों में हैरानी से बड़ी बड़ी करके, क्या मतलब अब्बा ने जिन 10 बच्चों को बचाया वो है वह कंडस्टर साइड के बच्चे थे? अब उसकी हालत कैसी है? अम्मा सब कुछ ठीक तो है ना? प्रगति जी अपना सर हाँ में हिलाते हो, हाँ बेटा सब कुछ ठीक है। आपके अब्बा ने अपनी जिम्मेदारी भी लेने का फैसला लिया है क्योंकि उसके घर में कोई नहीं है। वह कुछ दिनों के बाद उन सभी बच्चों को एक अनाथ आश्रम में भेजने वाले हैं जहाँ पर उन्हें एक अच्छा परिवार से लेकर के एक अच्छी सी परवरिश भी मिलेगी, ऐसा कहती है। यह सुनते ही राहत उछलते हुए खुशी से चिल्लाकर, मुझे पता है मेरे आप बहुत अच्छे हैं, वर्ल्ड इन द वेस्ट अब्बा। राहत की बात रघुवीर ने भी सुनी थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वही प्रगति भी अपनी आंखें छोटी करके, अच्छा मतलब अपने अब्बा की बहुत अच्छे हैं और आपकी अम्मा वह तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ऐसा कहती है। यह सुनते ही राहत बड़े प्यार से, मेरी अम्मा तो बहुत ही अच्छी है, इतनी खूबसूरत है कि मेरी नज़र ना मेरी अम्मा को लग जाए। राहत को इतना ही कहा था कि तभी उसके कंधे पर किसी की गर्म सांसें महसूस हो जाती हैं। उसके कान में अपनी ठंडी आवाज़ में, मेरी कैंडी किससे बात कर रही है? यह सुनते ही राहत के हाथ कांपने लगते हैं। उसका चेहरा पसीने में पूरी तरह भीग चुका था। वही प्रगति ने भी यह सुन लिया। वह हैरानी से, राहत तुम्हारे साथ कोई लड़का है क्या? यह सुनते ही राहत के मानो होश उड़ जाते हैं। वही वंश कुछ कहने ही वाला था कि राहत, तभी राहत उसकी तरफ देखकर उसके लैप पर बैठ जाती है और उसके मुंह पर हाथ रखकर अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी कर झूठी मुस्कुरा लिए। वह मम्मी की टीवी चालू थी ना, तो इसके लिए वह हीरो है ना वह हीरोइन से बात कर रहा था, तो उसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, ऐसा बोलती है। वही वंश राहत को
इस पर लैप पर बैठने के बाद वह उसकी कमर को कस के पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिससे राहत की आंखें बड़ी हो जाती हैं, पर वह कुछ भी नहीं कहती क्योंकि मोबाइल चालू था। तो वही सामने से प्रकृति मुस्कुराते हुए, अच्छा मुझे लगा कि कोई लड़के की आवाज़ है। वैसे भी मैं क्या सोच रही हूँ, मेरी राहत के साथ कोई लड़का रह सकता, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। यह सुनते ही राहत सामने वंश को देखती है, जो मोबाइल में प्रगति की आवाज़ सुन सकता था। राहत को देखकर अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। वही राहत नकली मुस्कुराहट लिए, हाँ मम्मी, आप सही कहते हो, आप तो अपनी राही को अच्छी तरह जानती है ना। कहते कहते राहत की नज़रें नीचे हो जाती हैं, क्योंकि वह साफ साफ जो झूठ बोल रही है उसे बहुत बुरा लग रहा था प्रगति से झूठ बोलने में। पर वह कर भी क्या सकती थी। अगर प्रकृति को यह सब पता चल जाता, पता नहीं कितनी परेशानी होती। और राहत प्रगति को परेशान नहीं देख सकते थे। वही प्रगति सिर्फ मुस्कुरा देती है, फिर कुछ सोचने ही रखती है। राही, तुम खाना खा लो, अब मैं जा रही हूँ काम पे। वैसे भी आपके अब्बा को हॉस्पिटल भी जाना है आज रात को। यह सुनते ही रात सिर्फ अपना सर हाँ में हिला देती है और काल कट करते अपने सीने पर हाथ रखकर एक गहरी सांस लेती है, जैसे वह किसी बड़ी मुसीबत से बाहर आई हो। क्या पता था कि वह खुद एक बड़ी मुसीबत की गोद में बैठी है। तभी राहत कुछ महसूस करती है। वो जब वह वंश उसके हाथ अपने हिप पर महसूस करती है, तो जल्दी से उसकी तरफ देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर, तुम यहाँ यह सब क्या कर रहे हो, और ऊपर से तुम मेरे घर पर आ गए, वह भी बिना बताए। नॉक तो करना चाहिए। और तुम्हें बात करते समय कैसे बोल सकते हो। अगर मेरी मम्मी को पता चलता तो क्या होता तुम्हें। राहत नॉन स्टॉप बोलते ही जा रही थी। वंश को, जो उसे शांत आंखों से देख रहा था, जब वो राहत नहीं रुकने वाली, वह समझते ही वंश राहत के हिप को कस के पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिससे दोनों के बॉटम पार्ट एक दूसरे को टच होने लगते हैं, जिससे राहत कांपने लगती है। उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। वह जल्दी से वंश से खुद को अलग करने की कोशिश करते हुए, छोड़ो मुझे, मुझे तो सही नहीं लग रहा है, छोड़ो मुझे। वंश राहत को अपनी ओर खींचता है, जिससे राहत की वेस्ट वॉश के चेस्ट को छूने लगती है और आपस में ब्रिश होने लगती है, जिससे राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर वंश को देखने लगती है। वही वंश राहत के बालों को उसके कानों के पीछे करके उसके चेहरे को अपने चेहरे के बेहद नज़दीक लाकर अपनी ठंडी आवाज़ में, यू नो कैंडी, मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बातें करें, और जो भी ऐसा करता है उसके साथ क्या होता है तुम्हें पता है, ऐसा कहता है। कहते कहते वंश अपनी गर्दन टेढ़ी करता है, जिससे राहत को डर सा लगने लगता है कि तभी वंश राहत के चेहरे को अपने नज़दीक करके उसके कॉलर बोन पर बिट करता है, जिससे राहत की चीख निकल जाती है। वह वंश के कंधे पर मारने लगती है कि तभी वंश राहत के हाथों को पकड़कर सेटिस्फाई मुस्कुराहट लिए राहत की नीली आंखों में देखता है, जिसमें मोती जैसे आंसू भरे थे। उन्हें देखकर वह तिरछी मुस्कुराहट लिए, कैंडी, आई लाइक डिसिप्लिन, अगली बार मुझे कहना नहीं पड़े तुम्हें। कहते हुए वंश राहत के गालों को थपड़ाते हुए अपनी आंखों में देखकर बड़ी मासूमियत से, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मेरी कैंडी मुझे खाना नहीं देगी। वंश के ऐसे व्यवहार करने से और तो अपनी पर्सनालिटी चेंज करना राहत को थोड़ा अजीब लग रहा था। जो लड़का 2 सेकंड पहले से उसे डरा रहा था, अब उसके सामने एक मासूम सा बच्चा होकर उससे खाना मांग रहा है। यह राहत को थोड़ा नहीं बहुत अजीब लगा। उसके अंदर डर सा लगने लगा था उसके लिए, पर जैसे तैसे करके खुद को शांत करते हुए अपने हाथों में वंश के हाथों को इशारा करते, जो उसके लिप को कस कर पकड़े हुए थे, वह बड़ी मासूमियत से, पर तुम मेरा हाथ। वंश बेफिक्री के साथ अपनी गर्दन टेढ़ी करके, सही जगह पर है राइट कैंडी, कहता है। वंश की बात पर राहत अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, व्हाट। वंश राहत के चेहरे को देखकर उसके गालों को खींचते हुए
का पाउडर बनाकर अब तुम जा सकती हो। और ऐसा चेहरा मत बनाओ कैंडी कि जिससे मैं खुद को मॉन्स्टर में बदल दूं। तुम हैंडल नहीं कर पाओगी मेरे मॉन्स्टर को। इस पर राहत बिना देर वंश को लैब से जल्दी खड़ी हो जाती है। उससे वंश को देखकर पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, बल्कि उसके अंदर एक बेचैनी थी। उसे जितना ही हो सके वह वंश से दूर रहे। वही वंश राहत के चेहरे को देख रहा था। उसे उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह पीछे से राहत को भागते हुए देख रहा है। वह अपने सर को अपने एक हाथ से पकड़े अपने कोने को सोफे के आर्म रेस्ट पर रखकर अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक लिए। माई कैंडी इज इनोसेंट। क्या लगता है कि मुझसे भाग पाओगी? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। इंसान लोगों से भाग सकता है, पर खुद की परछाई से कैसे भागेगा? बस कुछ वक्त उसके बाद तुम्हारे सारे रास्ते बंद। तुम्हारे मैं अंधेरे में जो जाने वाला है, वह अंधेरे का एक सिर्फ रास्ता है, वह नाइट जिसे तुम प्यार करती हो। कहते कहते वंश शैतानी भरी मुस्कुराहट लिए राहत के पीछे पीछे चला जाता है। उसके पीछे खड़ा हो जाता है, जो खाना टेबल पर रख रही है। राहत जब अपने कंधे पर गर्म सांसें महसूस करती है, तो उसके हाथों में पकड़ा हुआ चम्मच टेबल पर गिर जाता है। तो वंश राहत के हाथों को पकड़कर अपनी गर्दन पर अपनी चिन को रखकर बड़ी मासूमियत से, कैंडी ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अब देखो, तुम्हारी यह गलती से मेरी कैंडी को लग सकती थी। जरा संभल कर, तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं तो अपनी लत को कैसे पूरा करूँगा? यह लाइन वंश ने अपने मन में ही कही, जिससे उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो राहत ने देखी नहीं थी। वही राहत वंश की बातों को पूरी तरह से समझने लगी थी। वह कुछ नहीं कहती, बस वंश के छुटकारा पाने की कोशिश करती थी। उससे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती थी, क्योंकि वंश उसे खुद से छोड़ देता था। जिससे राहत अपने 2 चेयर को छोड़कर बैठ जाती है, पर वंश सिर्फ मुस्कुराता देखता है। वह खाने लगता है, जो हल्का सा जला हुआ था, पर वह खाता है। उस पर नज़र सिर्फ राहत पर है, जो पूरी तरह से वंश को ऐसे देखने में अनकंफर्ट हो चुकी थी। उसका खाना भी उसके गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वही वंश राहत के चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए अपना खाना ख़त्म कर देता है। वह बड़ी राहत को अपना खाना ख़त्म करके किचन की ओर जाने ही वाली थी कि वंश राहत का हाथ पकड़कर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए आई वॉन्ट स्वीट ऐसा कहता है। ये एपिसोड 5 था, ये ख़त्म हो गया है। इसके बाद एपिसोड 6 हम नेक्स्ट डे अपलोड करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।